रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो हमें अगर जो कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने ब्रीफली बात की अबाउट द टीसीपी के कैरेक्टरिस्टिक्स के, ये मक्सिंग करता है, ये डीमक्सिंग करता है, ये ट्रैफिक को अलग अलग रखता है, ये ऑर्डर डिलीवरी करवाता है, ये रिलायबल ट्रांसमिशन करवाता है, और इसके अलावा ये फ्लो कंट्रोल करवाता है। और ज्यादा स्ट्रेस मैंने टीसीपी में 6 फ्लैग्स या कंट्रोल बिट्स कह लो, कंट्रोल बिट्स, या उसको आप फ्लैग्स भी कह सकते हैं, मैंने इन 6 फ्लैग्स को कल डिस्कस भी किया। तो अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द यस्टरडेज क्लास, डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। जी, अलीशा, महारोज, रिजा, सारा, उबैद एंड जकीरुल्लाह जदून। सर का लेक्चर क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? अच्छी बात है जी। यस सर, क्लियर है। वेरी नाइस महारोज। तो आज हम बात दोबारा से यहाँ से, जो मैंने कल आपसे कहा था कि आपके, चाहे आप टीसीपी का हेडर देखें, चाहे आप यूडीपी का हेडर देखें, इसमें 16 बिट का सोर्स पोर्ट है और 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट है। इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूं कि ये जो एप्लीकेशन ऊपर है ये उसका एड्रेस, और ये जिस डेस्टिनेशन पे ये जाएगा ये उस एप्लीकेशन का, डेस्टिनेशन की एप्लीकेशन का एड्रेस 16 बिट से रिप्रेजेंट होता है। तो यूं आपके पास 2 पावर 16 पोर्ट्स पॉसिबल है, यानी कि 0 से लेके 65,535 पोर्ट्स टीसीपी की, और 65,535 पोर्ट्स यूडीपी की आपको हर एक होस्ट में मौजूद है। यू कैन यूज दैट। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम आज फर्दर, हमने कल ये भी देखा था कि ये पोर्ट नंबर 3 डिफरेंट क्लासेस में डिफाइंड है। नंबर 1, जिनको हम कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स, वेल नोन पोर्ट्स। ये वो पोर्ट्स हैं जो कि हम ऐसी एप्लीकेशन को हमने दी हैं जो तब्दील नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर 80 पोर्ट है तो बस ये HTTP ही है, फिक्स है। अगर A443 है तो ये फिक्स है HTTPS के लिए। अगर ये SMTP है, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो पोल नंबर 25 फिक्स है, ये तब्दील नहीं होती। तो इनका नंबर कल बताया था कि 0 से लेके 1023 तक ये पोर्ट्स उन एप्लीकेशंस को दे दी गई हैं जो कि वेल नोन है। लेकिन कुछ ऐसी पोर्ट्स भी हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद वो फंक्शन या वो एप्लीकेशन वेल नोन हो। मिसाल के तौर पे आप लोग हर रोज नेट अकेड पे जाते हो, तो लाजमी तौर पे वहां पे कोई पोर्ट नंबर है जिसकी जरूरत के जहां पे वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अब लाजमी तौर पे आपका जो पोर्ट नंबर है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस पोर्ट के ऊपर ये पड़ा हुआ है। तो लेकिन लेकिन लाजमी तौर पे ये कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं जिसको हम वेल नोन के में डाल सकें। तो फिर ऐसी कंपनीज को इन ऐसी पोर्ट को, अपनी इंपॉर्टेंट पोर्ट को रजिस्टर करवा लेते, तो हम कहते हैं ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स, जो कि डेफिनेटली 1024 से लेके अप्रोक्सीमेटली 49,151 है, एग्जैक्टली भी पता चल जाएगा। और कुछ ऐसी पोर्ट्स हैं जो टेम्पररी हैं, यानी फिक्स नहीं है। जैसे आप हैं, कभी आप व्हाट्सएप के साथ चले जाते हैं, कभी आप यूट्यूब के साथ चले जाते हैं, कभी आप किसी और एप्लीकेशन की तरफ चले जाते हैं। तो आपकी पोर्ट्स का फिक्स होना लाजमी नहीं है। आपसे मुराद मोस्टली क्लाइंट्स, मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं इनकी पोर्ट्स फिक्स होना लाजमी नहीं है। तो इनको इससे आगे, यानी कि 49,152 से लेके अप्रोक्सीमेटली 65,535 तक की जो पोर्ट्स हैं वो असाइन कर दी जाती। बात समझ आ गई? तो यूं ये 3 किस्म की पोर्ट्स
तो ये हमें समझ आ गया कि ये 3 किस्म की पोर्ट्स डिफाइन की गई है, स्टैंडर्डाइज की गई है। तो यही बात यहाँ पे अगर आप पढ़ सके कि टीसीपी एंड यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि आपको पता है कि दोनों टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। यूज पोर्ट नंबर्स, किस लिए पोर्ट नंबर इस्तेमाल करते हैं? टू मैनेज मल्टीपल साइमल्टेनियस कनेक्शंस और कन्वर्सेशंस। जैसे मिसाल के तौर पे एक तरफ आपका यूट्यूब है, दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप है, तीसरी तरफ आपका फॉर एग्जाम्पल कोई चैटिंग है, आपका नेक्स्ट में भी कोई और एप्लीकेशन, जैसे अभी हमने जूम स्टार्ट किया हुआ है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन एक ही वक्त में चल रही है। तो इस किस्म की काम के लिए हमें हर एक को हमने अलग अलग पोर्ट, जैसे हमने कल देखा था इसकी पोर्ट शायद 8081 थी या 8801 थी। आज भी अगर हम चेक करें तो यही पोर्ट इसमें होगी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पोर्ट है, क्योंकि ये, लेकिन मेरी पोर्ट जो कल थी वो आज नहीं होना लाजमी नहीं है, क्योंकि मैं टेम्पररी पोर्ट या एफिमेरल पोर्ट पे जाता हूं। तो इन पोर्ट्स का फायदा ये हुआ कि आपका एक ही क्लाइंट, आपका एक ही डिवाइस या एक ही इंटरफेस मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, अदरवाइज ना कर सकता। तो कहते हैं द सोर्स पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन, जहां से आपका ये स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन, उसका जो पोर्ट है वो सोर्स पोर्ट में आ जाएगा, और जहां पे आप जाना चाहते हैं वो आपका डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो वेल नोन है, तो बस आप इसमें वेल नोन पोर्ट, जैसे मिसाल तो पोर्ट 80, जैसे पोर्ट नंबर 443, जैसे पोर्ट नंबर 25, जैसे पोर्ट नंबर 20, जैसे पोर्ट नंबर 21, जैसे पोर्ट नंबर 22, जैसे पोर्ट नंबर 23 फॉर एग्जांपल, तो आप वेल नोन पोर्ट इसमें डाल देंगे। और अगर नहीं, ये वेल नोन नहीं है, मे बी इट इज ए पीयर टू पीयर कनेक्शन, तो फिर आपको उसका पोर्ट का पता होना, आप जो एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे उसमें आपका इंस्टॉल करेंगे, वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी पोर्ट के ऊपर जाए, या तो वो टेम्पररी पोर्ट होगी या वो रजिस्टर्ड पोर्ट। ओके, जैसे अब हमने जूम इंस्टॉल किया हुआ है, उसको पता है कि मुझे पोर्ट नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे कल भी हमने किया था, आज दोबारा करके अपनी इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि ये वायर शॉक आया, कल भी हमने वायर शॉक इस्तेमाल किया था। सो जेंटलमैन, एक मिनट, ओके, तो आप देख सकते हैं कि वाईफाई पे मेरी ट्रैफिक है, ये वाईफाई पे ट्रैफिक है, मैं इसको कैप्चर करता हूं जो भी ट्रैफिक है, तो ये देखें ट्रैफिक कैप्चर हो रही है। और अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं, क्योंकि सब मेरी मेजॉरिटी मेरा आईपी ये है, तो आप देख सकते हैं कि इस कल भी मैं इसकी पोर्ट नंबर 8801 थी, आज भी, लेकिन मेरी पोर्ट चेंज है। देखो कल कुछ और थी, आज कल देखिए इसकी डेस्टिनेशन, यानी जूम की पोर्ट फिक्स है क्योंकि ये रजिस्टर्ड पोर्ट है, लेकिन मेरी पोर्ट कल पता नहीं क्या थी, आज 50,694 है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? तो जेंटलमैन, ये लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से हमें पता चल रहा है कि इस पोर्ट नंबर का क्या मकसद है, और ये किस में, दोनों यूडीपी में भी मौजूद है, टीसीपी में भी मौजूद है। जैसे मैंने पहले बताया कि यू हैव 65,000, मोर देन 65,000 पोर्ट्स इन टीसीपी एंड 65,000 पोर्ट्स पर पॉसिबल इन यूडीपी। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके मारोज, लेट्स कंटिन्यू। सो यही बात वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। और या एक चीज और बताता चलूं कि जो भी कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन में 4 चीजें यूनिक होती है। मिसाल के तौर पर समझ, मेरा कनेक्शन बना हुआ है जूम के साथ, आपका कनेक्शन बना हुआ है जूम के साथ, 4 चीजें इसमें फिक्स है। वो क्या है? नंबर 1, आपका सोर्स का पोर्ट नंबर,
डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर। इसी तरह सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी। तो ये चार चीजें मिलके एक फ्लो बनाते हैं, इसको कहते हैं फ्लो, जिसमें ये चारों चीजें सेम हो तो हम कहते हैं दिस इज सिंगल फ्लो। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा है कि हियर वी हैव द डेस्टिनेशन पोर्ट। अब याद रखिए, अगेन इट इज 21, इट इज विद इन 1000 एंड 1023, 0 to 1023, 21 नंबर पोर्ट है। दिस इज वेल नोन पोर्ट, फिक्स्ड फॉर एफटीपी। 20 और 21 पोर्ट इज फिक्स्ड फॉर एफटीपी। इसी तरह सोर्स ने अपना पोर्ट, यहां पे आल्दो की जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, अपना पोर्ट नंबर बताया है 1020, 1305। मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं उनका ये पोर्ट नंबर मोर देन 49,000 होता है। फिर अब यहां पे देखिए सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन। सोर्स कहता है मेरा आईपी 1.5 है और डेस्टिनेशन कहता है मेरा आईपी जो है 1.7। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए अगेन, यहां पे एक और एप्लीकेशन भी चल रही है जिसका पोर्ट नंबर 80 है। यानी कि इन दो मशीन के दरमियान दो एप्लीकेशन चल रही है। एक तरफ चल रहा है ये एफटीपी सर्वर के तौर पे काम कर रहा है और एक तरफ ये वेब सर्वर के तौर पे भी काम कर रहा है। ये वेब सर्वर के तौर पे भी काम कर रहा है। तो इसने दो सेशंस इसके साथ बनाए हुए हैं। तो कैसे? लाजमी तौर पे इसका आईपी तो एक ही है, इसका आईपी तो चांसेस ये है कि एक ही है। जैसे मिसाल के तौर पे 1.7 और सोर्स का आईपी भी सेम है 1.5। लेकिन किस तरह ये दो मुख्तलिफ एप्लीकेशन के पास जाएगा? बाय यूजिंग दिस पोर्ट नंबर्स। और जब इनका जवाब आएगा इस क्लाइंट की तरफ फॉर एग्जांपल, तो ये किस तरह डिफरेंशिएट होगा? बाय यूजिंग दिस पोर्ट नंबर्स। तो यू पोर्ट नंबर 1305 एंड पोर्ट नंबर 21, source IP 1.5, destination IP 1.51. That makes a complete, may I call it tuple. इस बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। देखिए यहां पे आपको वैध समझ आ रही है कि किस तरह मल्टीपल एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली एक ही मशीन पे चल सकती है और वो एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्स नहीं हुई। वो जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके लोगों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी कम्युनिकेट कर रहा होता हूं, जैसे ये मैं आपको अपने लिंक्स भेज रहा होता हूं, सब कुछ कर रहा होता हूं। तो एक तरफ आपके लिंक्स चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ मैं आपके साथ जूम पे भी बात कर रहा हूं। तो हाउ इट्स हैपनिंग? बिकॉज आई हैव डिफरेंट पोर्ट नंबर असाइन टू दीज कन्वर्सेशन। तो चार चीजें जब हो जाएं सेम तो दैट मेक ए कंप्लीट फ्लो। तो यही बात ये यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट आर प्लेस्ड विद इन द सेगमेंट। आपको पता है कि अगर आपने टीसीपी इस्तेमाल किया है तो उस पेलोड को सेगमेंट कहते हैं। तो उसमें अंदर सोर्स पोर्ट भी होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट भी होता है। हाँ, अगर इवन टीसीपी नहीं है, यूडीपी है, टीसीपी नहीं है, यूडीपी है, फिर भी उसको आप सेगमेंट नहीं कहेंगे, डेटाग्राम कह देंगे, यूडीपी डेटाग्राम। उसमें भी सोर्स का एड्रेस, सोर्स आईपी और सोर्स का डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर डेफिनेटली हो। इस तरह कहता है कि हर सेगमेंट को आर देन इनकैप्सुलेटेड विद इन द आईपी पैकेट। जब नीचे लेयर नेटवर्क लेयर को देगा तो आईपी का वो हेडर अपने 20 बाइट्स, अगर IPv4 है और अगर IPv6 है तो आपको पता है 40 बाइट्स ऐड कर देगा, इनकैप्सुलेशन हो जाएगी। सो यही वो बात कर रहा है कि इस चार चीजों को जब इकट्ठा कर दिया जाए, चार टुपल को नॉर्मली हम सॉकेट का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? सॉकेट। इसकी जो लोग नेटवर्क प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो इस सॉकेट्स को इस्तेमाल करते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो लेकिन उसमें यही चार चीजें इस्तेमाल होती हैं कि आपने जब कनेक्शन बनाना होता है तो आप बताते हैं कि जी मेरा सोर्स का आईपी ये है, मेरे डेस्टिनेशन का आईपी ये है, मेरे सोर्स का पोर्ट ये है, मेरे डेस्टिनेशन का पोर्ट ये है। अगर ये चारों चीजें दोनों एक कन्वर्सेशन के लिए सेम है तो वी मे कॉल इट ए सॉकेट।
तो यही वो कह रहे थे, combination of source IP address and source port number or the destination IP address and destination port number is known as socket. Socket enable multiple processes running on a client or even a server on any machine. ये सॉकेट ही है जो कि इस बात पे मजबूर करता है कि आप मल्टीपल कन्वर्सेशन, मल्टीपल कनेक्शन एक वक्त में चला सकते। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पोर्ट नंबर्स 3 उसमें डिवाइडेड हैं, वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट्स और प्राइवेट या डायनामिक या टेम्पररी या एफिमेरल, जो मर्जी नाम है। तो मैंने, अच्छी बात है कि रटा बेहतर था, आपको मैंने बताया कि 0 से लेके 1023 तक, तो ये उन एप्लीकेशंस को मिलते हैं या मिले हुए हैं जो कि वेल नोन है। तो अयाना ने ये पोर्ट किसने दी है, कौन मैनेज कर रहा है? अयाना कर रहा है, जितना आईपी अयाना करता था या करता है। तो यही बात यहाँ पे वो बता रहा है कि वेल डिफाइंड पोर्ट्स आर कॉमन सर्वर एप्लीकेशन enables clients to reach to easily identify the associated service. आप ये भी अच्छे बच्चे हैं, क्वेश्चन नहीं करते, जकी भी नहीं करता क्वेश्चन, अलीशा भी नहीं करती कि जी ये क्यों हमने पोर्ट फिक्स कर दिया। इसके लिए बड़ी आसान सी एग्जांपल है, लाजमी तौर पे इन सर्वर्स के पास आपने बार बार दिन में जाना है, तो बेहतर यह है कि इनको फिक्स पोर्ट दे दी जाए ताकि इजीली इन तक लोग अपनी रसाई कर सकें, सिंपल। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं लेकिन वो वेल नोन में नहीं आती, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिसाल के तौर पे सिस्को का सिक्योरिटी सिस्टम है, उनका एक सर्वर है जो कि सिक्योरिटी के लिए काम करता है, जिसको इंशाल्लाह आज आपने थोड़ा थोड़ा इसका टच भी देखा सिक्योरिटी का। मैंने 2 क्वेश्चंस आपकी तरफ गिराए, लेकिन ज्यादा थोड़ी सी अफसोस की बात यह है कि कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आए। चाहिए तो ये था कि कम से कम 20+ लोग हैं, कम से कम 20 आंसर्स तो चाहे गलत आते क्या फर्क पड़ता है, वो कौन सा इस पे कोई सजा है या कोई वो हो रही है, नहीं। यू कैन आंसर, यू कैन जस्ट, इससे आपको जो फायदा होगा वो होगा कि आपका इंटरेस्ट तो बढ़ेगा कि जी आपको पता तो चलेगा कि कोई कुएं की मेंढक नहीं बनना, दुनिया बहुत आगे है, बहुत फैली हुई है। तो बताना मकसद ये था इस कहने का, मेरे ख्याल से बड़े कम लोगों ने ही उस पे अपना ओपिनियन देने की कोशिश की। तो जेंटलमैन, रजिस्टर्ड मैं जो कह रहा था कि सिस्को का पूरी दुनिया में जो नेटवर्क है, लाजमी तौर पे वहां पे आपको किसी ने ऑथेंटिकेट करना होता है। मिसाल तो देखे ना, आप नेट अकाउंट पे जाते हो तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखते हो, गलत लिखते हो तो नहीं जा सकते हो, सही लिखते हो तो चले जाते हो, इंटर हो जाते हो। तो कैसे ये मुमकिन हुआ? क्योंकि ये उनके रेडियस सर्वर में, जिसका मेन काम 3 है, रेडियस सर्वर के 3 काम है। इसको हम AAA सर्वर भी कहते हैं, हम इसको AAA सर्वर भी कहते हैं, AAA, क्योंकि इसका काम ऑथेंटिकेशन है, इसका काम ऑथराइजेशन है, इसका काम अकाउंटिंग है। तो लाजमी तो जब इसने ये काम करना है तो इसको एक मखसूस पोर्ट के ऊपर हमेशा रहना चाहिए, और वो है 1812। अभी आपने जूम का देखा, 8801 फिक्स, बिकॉज इट वॉज अगेन ए पार्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पोर्ट। इसी तरह जो मैंने कहा था, जो टेम्पररी पोर्ट्स होती हैं, जो कभी कभार जरूरत होती है, उनके लिए ना आप वेल नोन इस्तेमाल करते हैं ना रजिस्टर्ड करते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड पोर्ट करोगे तो लाइन तो यू हैव टू पे, तो क्लाइंट तो पे करने के लिए कभी भी खुश नहीं होता। तो उसको 49,152 से लेके 65,535 में से कोई भी पोर्ट, जैसे अभी आपने देखा था जूम के साथ मैं कनेक्ट हुआ तो अप्रोक्सीमेटली को 50,000 में मेरा पोर्ट नंबर था। तो ऐसी पोर्ट को क्या कहते हैं? प्राइवेट पोर्ट, डायनेमिक पोर्ट्स या एफिमेरल पोर्ट्स, टेम्पररी पोर्ट, जो मर्जी कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, अब अगर आपको समझ आ रही है तो ये जस्ट एग्जांपल है, कुछ ऐसी पोर्ट्स विच आर पार्ट ऑफ द वेल नोन एंड आर बीइंग यूज्ड बाय वेल नोन एप्लीकेशंस। मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 20, जैसे मैंने आपको भी कहा 20 और 21 जो है ये एफटीपी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जब आप एफटीपी में कंट्रोल की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो पोर्ट नंबर 21,
और जब डेटा एफटीपी, इतना तो पता है ना एफटीपी करता क्या है, जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर पे तो आपको पता नहीं होता, लेकिन आप उस वक्त एफटीपी को इस्तेमाल कर रहे होते हो, आप उस वक्त एफटीपी को इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो अगर मैंने इंस्टॉल किया हुआ हो एससीपी, नहीं चलता, लेकिन दोबारा इंस्टॉल करना, दैट वाज ए एफटीपी क्लाइंट, बल्कि टीएफटीपी क्लाइंट, जिससे मैं को अपनी फाइलें किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर पहुंचा सकता। इसी तरह आपने एसएसएच तो इस्तेमाल किया ना, अगर नहीं भी किया तो मुझे बता दें, हम इसको करेंगे, करना जरूरी है। तो एसएसएच किस लिए इस्तेमाल होता है? अगर आपने, आप मिसाल के तौर पे, ये आपका राउटर है, ये आपका स्विच है, ये आपका फायरवॉल है, किसी दूसरे शहर में पड़ा हुआ है, कहीं भी है, आप इससे रिमोट हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप इससे कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे दरमियान में क्या होगा? इंटरनेट होगा। आप भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और ये राउटर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप अपने घर से बैठे हुए रिमोट लॉगिन के लिए, रिमोटली लॉगिन के लिए एसएसएच यूज करते हो। तो सर्वर जो होता है वो कौन सी पोर्ट पे सुन रहा होता है? पोर्ट नंबर 22 पे। अगर आप टेलनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप पोर्ट नंबर 23 पे। आप अगर ईमेल करते हैं तो आपका ईमेल सर्वर किस पोर्ट पे सुन रहा होता है? पोर्ट नंबर 25 पे, पोर्ट नंबर 25 पे। अगर आप डीएनएस, आपको पता है डीएनएस क्या करता है? डोमेन नेम सर्विस, जो कि आपके नेम्स को, यूआरएल्स को रिजॉल्व कर देता है आईपीज में। तो आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो तो सर्वर, डीएनएस सर्वर किस पोर्ट पे सुनता है? पोर्ट नंबर 53 पे सुनता है। तो कहने का मेरा मकसद ये हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सिखाना मकसद ये है कि एवरी वेल नोन एप्लीकेशन लिसन्स ऑन ए वेल नोन पोर्ट और रिस्पॉन्ड फ्रॉम ए वेल नोन पोर्ट। ओके, अब यही बात इसने यहां पे दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम नेट स्टार्ट कर लें, फॉर एग्जांपल अभी भी मैंने करके आपको वायरशॉक के जरिए भी दिखाया, और अगर मैं नेट स्टार्ट कर लूं, चलें ये भी कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल काम है हम, क्योंकि ये, और आपको पता होना चाहिए कि नेट स्टार्ट क्या करता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको पता है। ये मैं CMD में गया और मैंने यहां लिखा नेट स्टार्ट, तो ये मुझे बताएगा कि इस वक्त मेरी लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर कौन कौन किस किस से बातें कर रहा है। तो देखिए इसके साथ ये नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, ये मेरा आईपी है और ये मेरी लोकल एड्रेस और ये पोर्ट नंबर है मेरा, जो कि इस सर्विस के साथ इस वक्त बात कर रहा है। तो हियर यू कैन सी डिफरेंट, जहां पे नहीं लिखा हुआ वहां पे उस प्रोटोकॉल का नाम लिखा हुआ, क्योंकि वेल नोन है HTTPS पोर्ट नंबर 443। लेकिन मेरे पोर्ट हमेशा देख रहे हो कि 49,151 से ज्यादा है, और देख सकते हो कि 65,535 से कम है, क्योंकि मैं एक, मेरे पास ऑल दी एप्लीकेशन आर रनिंग लाइक ए क्लाइंट। सो हियर इज दी, हियर यू कैन सी I am using the port numbers, the destination port numbers, and here is the source port numbers, 16-bit numbers. Okay, तो यहां पर भी यही चीज दिखाने की कोशिश की गई। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कोई क्वेश्चन है पोर्ट नंबर पे तो उबैद, अलीशा, अनम, महारोज, रिजा, सारा, जकी, फीमेल्स की तादाद ज्यादा है, which is good. जी उबैद, सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पता हो तो बंदा एक्सेस कर सकता है वो लॉगिन। अगर हमें उसका आईपी भी, ये 4 चीजें मैंने कहा इसके जरूरी है हमारे लिए। सोर्स का आईपी, सिर्फ अगर आपको पोर्ट नंबर पता है तो पोर्ट नंबर तो हर कंप्यूटर पे ये खुली होगी, किस कंप्यूटर पे जाएंगे, मेरी बात समझ आ रही है उबैद? जी सर। तो सिर्फ पोर्ट नंबर से बात नहीं बनेगी, इसका मतलब ये है हमें उसका ये भी पता होना चाहिए उसका आईपी क्या है। तो यही काम जब हम
सिक्योरिटी के कोर्सेज में पढ़ते हैं तो वहां पे हम यही चीज सबसे पहले चेक करने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे सिस्को का नेटवर्क है, मिसाल के तौर पे यूटी का नेटवर्क है, मिसाल के तौर पे किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कितने कंप्यूटर्स मौजूद, तो Yes, sir. और उनमें से लाजमी तौर पे कितने से मुराद ये कि हमें पता हो कि कौन कौन सी आईपीज हैं। हर कंप्यूटर का अपना एक नाम है, यानी आईपी है, ऐसे ही चाहे है। वो IP4 है कि 6 है। जब हम वो 4 और 6 मालूम कर लेते हैं कि अच्छा ये कंप्यूटर जिंदा है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। फिर वो पोर्ट से हमें पता चलता है कि स्पेशली वेल नोन पोर्ट से, जैसे भी आपने देखा कि मिसाल के तौर पे आपको नजर आता है कि जी पोर्ट नंबर, अगर आपको नजर आता है कि पोर्ट नंबर 23 खुला है, इसका मतलब आप टेलनेट कर सकते हो। अगर आपको पोर्ट नंबर 22 खुला नजर आता है, इसका मतलब आप SSH कर सकते हो। अगर आपको पोर्ट नंबर 21 खुला नजर आता है तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब मैं FTP कर सकता हूं। तो कहने का मकसद ये हुआ जेंटलमैन कि हम पोर्ट इन दोनों से, आईपीज भी इस अमल को रिकॉनेसेंस कहते हैं, तो हम रिकॉनेसेंस करके पहले मालूम करते हैं कि हमारा जो टारगेट है उसकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, और फिर उन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरीके के लिए जो हमारा ब्लैक हैट होता है वो बुरे पर्पस के लिए करता है, और जो हमारा व्हाइट हैट कह लें जो कि बुरे पर्पस के लिए नहीं करता, बल्कि वो ये देखना चाहता है कि कौन कौन सी ऐसी लूप होल्स जिसको वल्नरेबिलिटीज कहते हैं वो मौजूद हैं सिस्टम में, जिनको अगर बन फिक्स ना किया गया तो कोई भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इसका अमल के लिए हाँ, इट डेफिनेटली नॉट कंसिडर टू बी बैड। क्या ख्याल है बैड? Is it fine, everyone? Zaki, is it clear? Yes, sir. Okay. So हम अब आते हैं TCP कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। ये याद रख लो कि हर चीज जो आपके कंप्यूटर पे हो रही होती है वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस जनरेट करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी जूम से बात कर रहा हूं, आपको पता है एक से ज्यादा प्रोसेसेस जनरेट होंगी। अगर मैं यूट्यूब से कर रहा हूं, मैं किसी से भी कर रहा हूं, तो एक से ज्यादा, ये भी हो सकता है कि एक प्रोसेस के अंदर फिर मल्टीपल उसके चाइल्ड प्रोसेस हो सकता है वो चाइल्ड प्रोसेस के अंदर फिर मल्टीपल थ्रेड्स हो। तो वो एक अलग टॉपिक है कम्युनिकेशन का, या एक अलग टॉपिक है कंप्यूटर का। लेकिन ये यार इसी तरह TCP भी जब एक कनेक्शन बनाता है तो TCP या UDP तो प्रोसेस बनेगा, प्रोसेस तो बनेगा ही बनेगा। ओके, अगर हमें समझ आ गई तो अच्छी बात है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 2 क्लाइंट्स, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, कोई ऐसा पुरानी आयत में नहीं लिखा हुआ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि आई हैव 2 क्लाइंट्स एंड आई हैव अ सिंगल सर्वर एंड लकीली दिस सर्वर इज रनिंग 2 सर्वर एप्लीकेशंस। अब तो आपको समझ आ गई हुई है कि क्लाइंट और सर्वर मैं किसको कहता हूं, एक एप्लीकेशन है। तो जेंटलमैन आप यहां से देख सकते हैं कि ये क्लाइंट फॉर एग्जांपल इसके साथ जब बात करना चाहता है तो ये पोर्ट 80 पे जब कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये इसके वेब सर्वर की तरफ जा रहा है, और ये इसके पोर्ट नंबर 25 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये इसकी को मेल सर्वर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए सिर्फ पोर्ट नंबर को देखने से मुझे पता चल जाता है कि ये इस सर्वर में कौन कौन सी एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, कौन कौन सी सर्वर एप्लीकेशंस रन कर रही हैं। फिर मैं फर्दर और चीज भी मालूम करूंगा कि जी ये हो सकता है कंप्यूटर तो अमेरिका में पड़ा है, लेकिन मैं यहां से बैठे हुए बताऊंगा कि जी इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सर्वर विंडोज सर्वर है, इसमें यूनिक्स है, इसमें अपाचे है, इसमें मैक है, क्या है। फिर बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी सर्वर की एप्लीकेशंस हैं, ये भी बताऊंगा उनके वर्जन्स क्या हैं। तो बैठे होंगे आप पाकिस्तान में अपने घर पे, लेकिन आप वहां के डिवाइस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो कम से कम दिस इज नॉट बैड, ठीक। लेकिन यहाँ पे कहने का मेरा मकसद ये है कि जो ही आप यहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं तो आपके क्लाइंट पे भी एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है और आपके सर्वर पे भी एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। तो यही वो कह रहा है कि एन इंडिविजुअल सर्वर कैन नॉट हैव 2 सर्विसेज असाइन्ड टू द सेम पोर्ट।
यानी ये मुमकिन नहीं है कि ये सर्वर साहब कहें मेरी बस आपने वेब लेना है कि आपने मेल करना है कि आपने जूम चलाना है या आपने कुछ भी करना है, सारी एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल्ड है, FTP भी है, SSH भी है, टेलनेट भी है, दे ऑल आर वर्किंग ऑन ए सिंगल पोर्ट। नहीं, फिर तो ये गार्बेज बन जाएगा, क्योंकि सारा डेटा एक ही पोर्ट पे जाएगा। इसका मतलब है कि अलग अलग होने का कोई चांस ही खत्म हो गया। तो नो, इट कांट हैपन। तो ये वो कह रहा है कि इंडिविजुअल सर्वर कैन नॉट हैव टू सर्विसेज असाइंड टू द सेम पोर्ट। An active server application assigned to a specific port is considered open। जब हम कहते हैं ये पोर्ट ओपन है, जैसे मैंने भी लफ्ज इस्तेमाल किया कुछ देर पहले, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसका मतलब, लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा कनेक्शन फॉर ए शॉर्ट टाइम ब्रेक होगा, डोंट गो अवे, आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक अगेन एंड सून विल बी कनेक्टेड एंड बी कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है पोर्ट ओपन का? इसका मतलब उसको एप्लीकेशन डेटा ले दे रही है, इसका मतलब है कि आप उसको देख सकते हैं। पोर्ट क्लोज है तो फिर आप वो है ही नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे SSH है ही नहीं, तो आप कहेंगे जी मैंने तो SSH करके ही दिखाना है, नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं कि सर्वर के साथ मैं टेलनेट बनाना चाहता हूँ, मैं रिमोटली कनेक्ट होना चाहता हूँ, नहीं जी वहां पोर्ट ही नहीं है, इसका मतलब वहां वो एप्लीकेशन ही इंस्टॉल्ड नहीं है, कैसे आप इस्तेमाल होंगे? वहां पे सर्वर की एप्लीकेशन। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन वी कंटिन्यू विद दी। तो हमने कहा कि ओपन और क्लोज का मतलब क्या है। पोर्ट जब कोई आपको कहता है कि ये पोर्ट ओपन है या ये पोर्ट क्लोज है, व्हाट इट मींस। सो एन इनकमिंग क्लाइंट, जैसे अभी क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, ये जब अपनी रिक्वेस्ट इस पे भेजते हैं तो हम कहते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट एड्रेसेस टू द करेक्ट सॉकेट। सॉकेट का मतलब भी बताया, 4 चीजों जब मिल जाती हैं तो इट बिकम्स अ सॉकेट एंड द डेटा इज पास टू द सर्वर। ठीक, सो देन जो चीज मैं एक्सप्लेन कल भी मैंने किया था और आज दोबारा कर रहा हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी कोई एक डिवाइस, लेट करें डिवाइस A, बात करना चाहता है डिवाइस 2 के साथ, डिवाइस A वांट्स टू टॉक टू डिवाइस B, जो भी करना चाहता है, मैंने कल भी बताया था कि एक स्पेशल फ्लैग है जिसका नाम है सिंक। तो आपने एक सिंक फ्लैग को 1 कर देना है। इसका मतलब है कि पता चले कि ये सेगमेंट जो आ रहा है ये सिंक फ्लैग है। इसका मतलब है कि ये फ्लैग किसी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और लाजमी तौर पे उसका कोई ना कोई सीक्वेंस नंबर तो होगा। ये बताता चलूं कि ये सीक्वेंस नंबर हो, आपको पता है कि ये 32 बिट का सीक्वेंस नंबर है, तो इट इज ए वेरी लार्ज नंबर, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 और 0, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नंबर, एनी रैंडम नंबर। और ये बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज बड़ी इजीली ट्रैप हो जाते। कोई भी मालूम कर लेता कि सीक्वेंस नंबर ये है, इससे स्टार्ट होगा, हो सकता है यहाँ पे 100 लिखा है, हो सकता है 1000 हो सकता है 5000 हो सकता है 5999 हो, कुछ भी हो सकता है। और ये इसने फ्लैग में बता दिया कि ये कौन सा सेगमेंट है, ये सिंक का सेगमेंट है। जब ये रिसीव हुआ तो उसने देख लिया इसके फ्लैग से कि ये सिंक का फ्लैग है, सिंक का सेगमेंट है। उसने 100 सीक्वेंस नंबर आया, इसका मतलब कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 101। तो इसलिए इसने देखिए एक्नॉलेजमेंट कर दिया कि जी अब आप 101 भेजिए, और इसने ये भेज दिया एक्नॉलेजमेंट ACK। लेकिन अगर सिर्फ ACK भेजता तो इसका मतलब है कि जी आप मुझे भेज देंगे, मैं उसको रिसीव करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ भेज नहीं सकता क्योंकि मैंने आपसे इजाजत नहीं ली हुई। लेकिन इस्लामी तरीका है ना कि आप पहले नॉक करते हैं डोर, अगर कोई इजाजत दे तो आप चले जाते हैं, ना इजाजत दे तो वापस हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जब इसने सिंक हासिल किया, इसको सिंक रिसीव किया, तो ये अपना सिंक भी भेजे। तो आप देख सकते हैं इसने अपना सिंक भी भेज दिया। अब इसके जो 2 फ्लैग्स 1 होंगे, सिंक फ्लैग भी 1 होगा और एग फ्लैग भी 1 होगा, बाकी 4 फ्लैग में भी 0। अब इसने
अब देखिए इसने भी रैंडमली कोई भी नंबर उठाया, इसने रैंडमली 100 उठाया, इसने रैंडमली 300 उठाया, और इसने सिंक, इसका मतलब ये सिर्फ एक नहीं है, ये सिंक प्लस एक है। तो इसको एक मिलने से खुशी हुई कि जी मैं डेटा भेज सकता हूं, लेकिन सिंक रिसीव करने से ये खुशी मिली, अच्छा वो भी मुझे डेटा भेजना चाहता है तो मुझे इजाजत देनी होगी। तो अब इसने, आपने देखा कि इसने सीक्वेंस नंबर 300 इस्तेमाल किया, तो इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर इस्तेमाल कर दिया 301। तो इसने अपनी एक्नॉलेजमेंट भेज दी विद सीक्वेंस नंबर ऑफ 301, और इसने कंट्रोल फ्लैग में बता दिया कि ये एक है, और इसने बताया हुआ था कि जी मेरा सिंक जो है, मेरा जो आपने जो मुझे सिंक भेजा है उसका ये एक हो गया। और सीक्वेंस नंबर 100 के बाद इसने इसको बताया था दो चीजें, ये एक तो इसने सिंक भेज के इसने एक जो एक है जिसका सीक्वेंस नंबर 101 है, ठीक है, सिंक नंबर इसने इस्तेमाल किया सिंक के लिए 301, इसने इसको एक्नॉलेज कर दिया, और 100 के बाद इसने सीक्वेंस नंबर 101 इस्तेमाल कर दिया। तो अब अगला क्या होगा, 100 अगर लेट करें कि इस सेगमेंट के अंदर 50 बाइट्स हैं, अगला सीक्वेंस नंबर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आएगा वो 151 होगा। तो याद रखो कि ये बाजों का टीचर समझाते वक्त ये कह देते हैं कि जी ये पहला सेगमेंट है तो इसका सीक्वेंस नंबर 1, दूसरा है तो इसका 2, तीसरा है तो इसका 3, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बाइट्स विच आर देयर। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे, जैसे मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, अगर इसमें 100 बाइट्स हैं और आपने 100 से स्टार्ट लिया है तो ये आपको 201 कहेगा कि आप 201 भेजो, ये 201 भेजेगा। और उसमें अगर लेट करें 500 बाइट्स हैं तो अगला होगा वो उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा 701, तो ये 701 से भेजेगा। तो इन सेगमेंट्स का सीक्वेंस नंबर डजंट इंक्रीज बाय ओनली नंबर 1, it increases by the number of bytes. Does it make sense, ladies and gentlemen? तो इसको कहते हैं 3-वे हैंडशेक, याद रखो बड़ा इंपॉर्टेंट है 3-वे हैंडशेक। जब भी कोई टीसीपी कम्युनिकेशन होती है तो सबसे पहले 3-वे हैंडशेक होता है। जब ये हो गया, अब जिसकी मर्जी वो ए की मर्जी कि वो बी को भेजे या बी की मर्जी कि वो ए को भेजे, नो प्रॉब्लम। ए चाहे तो बी को भेजे, बी भेजे ए को भेजे, जितने मर्जी डेटा के बाइट्स भेजना चाहते हैं दे कैन सेंड। बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। शाबाश। कौन कौन हमारे साथ है? लीशा, अनम, रिजा, सारा एंड रिमोटली ओनली द फीमेल्स आर देयर, नन ऑफ द मेल इज देयर, so that is bad। या फैसिलिटी मिल गई कि चले घर में बैठ के सीख लो, तो वो भी नहीं सीखते, बुरी बात है। यानी उम्मीद करते हैं कि जो मंडे से क्लास कमिंग वीक से होगी तो उसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी क्लियर करने की कोशिश की कि आप ए और बी ने 3-वे हैंडशेक करने से ये कम्युनिकेशन बना ली। उसके बाद ये जितना भी डेटा भेजना चाहें ये भेज सकते हैं। उसके बाद जिसकी भी मर्जी, लाजमी नहीं कि जिसने क्या शुरू किया है वही कनेक्शन को बंद करे, नहीं, जिसके पास भी अब फर्दर डेटा नहीं, वो मैंने कल बताया था कि कल मैंने मुख्तलिफ फ्लैग्स बताए थे, जिसमें अर्जेंट फ्लैग भी था, जिसमें एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी था, जिसमें फिन भी था, रीसेट भी था, अगर आपको याद हो, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि याद होगा। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट फ्लैग फिन का भी है, जो कि फिन में और रीसेट में मेजर फायदा डिफरेंस क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। ये ग्रेसफुली कनेक्शन को क्लोज करता है, यानी मेरी तरफ से क्लोज है, आप मुझे भेजना चाहें तो मैं हाजिर हूं, मैं आपका डेटा लूंगा, दिस इज ग्रेसफुली। लेकिन जब आप रीसेट फ्लैग ब्लैक भेजते हो, इसका मतलब है कि बस सब कुछ बंद करो, ना मैं भेजूंगा ना आप भेजें, बस बात खत्म। वो उस केस में जरूरत के लिए रखा गया कि अगर कहीं आपको जरूरत पड़ जाए, एरर आ गया है, फर्दर उस सॉकेट पे कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन रीसेट इट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको पता चल गया है कि आपके कंप्यूटर से कोई कंप्रोमाइज मशीन कनेक्टेड है,
कोई हैकर कनेक्टेड है और वो आपसे डेटा ले जा रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? फिन भेजेंगे? क्या उसको आप ग्रेसफुली कहेंगे जी जितना मर्जी डेटा लेना चाहते हो ले लो, हमें कोई मसला नहीं है? नहीं, आप उसको रीसेट भेज के उसका कनेक्शन खत्म करेंगे और अपने आप को सिक्योर करेंगे। मेक सेंस? Yes, sir. Very nice. So here is the determination. तो मैंने कहा कि अगर जब आपने देखा कि आपके पास वो डेटा नहीं है तो देखिए इसने फिन भेज दिया और फिन का फ्लैग 1 कर दिया। जब फिन का फ्लैग 1 रिसीव हुआ तो उसको समझ गया कि जी ए के पास और डेटा नहीं, ठीक है। लेकिन बी ने तो नहीं कहा कि जी मेरे पास और डेटा नहीं है। बी चाहे तो जितना मर्जी डेटा भेजता रहे। इसके दौरान जब फिन उसको रिसीव हुआ तो वो फिन को एक्नॉलेज करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाए, सेंडर को पता चल जाए कि मैंने जो रिक्वेस्ट की है कि मेरे पास और डेटा नहीं है, ये बात रिसीवर के को समझ आ गई है, उसको मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद भी आप जितना मर्जी डेटा भेजना चाहे भेजो, ये भेज सकता है, कोई कमी नहीं है इसमें। हाँ, ये नहीं भेज सकता आप, ये भेजने के बाद ये और डेटा हरगिज नहीं भेज सकता। जब इसके पास भी डेटा खत्म हो जाए, जब भी अगर मतलब इसने जब ये भेज दिया तो ये हाफ ओपन रह गया है, यानी इधर से डेटा आ सकता है, इधर से डेटा आ सकता है, इधर से डेटा नहीं आ सकता, हाफ ओपन रह गया। अब जब इसने भी फिन भेज दिया तो लाजमी तौर पे इसको भी समझ आ गई कि जी अब वो भी नहीं भेजना चाहता, तो ये उसको एक्नॉलेज कर देगा। अब ना इधर से डेटा आ सकता है ना इधर से डेटा आ सकता है, नॉट अलाउड, कनेक्शन क्लोज हो गया। इसका मतलब इसको कहते हैं कनेक्शन टर्मिनेशन, इसको कहते हैं कनेक्शन टर्मिनेशन। तो यही बात यहां पे एक्सप्लेन की गई है कि सबसे पहले कनेक्शन बनाने के लिए आप एक 3 वे हैंडशेक करते हैं, और जब आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आप 4 वे हैंडशेक से उसको क्लोज कर दें। तो यूं जब तक कि आप उसको क्लोज नहीं करते उस वक्त तक आपका क्लाइंट आपको सुन रहा होता है, एक पोर्ट वहां पे आपको सुन रही हो। तो दैट इज द वे जिसमें हम कनेक्शंस को बनाते हैं। फंक्शन क्या है 3 वे हैंडशेक की? Establishes the destination device. Destination device is present on the network से भी पता, जब उसने जवाब दे दिया तो डेस्टिनेशन ने जवाब दे दिया, इसका मतलब डेस्टिनेशन मौजूद है। ये नहीं कि मैंने ऐसे ही उसकी तरफ डेटा गिरा रहा हूं चाहे वो बंद है, नो, ये फायदा है इससे। नेक्स्ट क्या हुआ? इट वेरीफाइज दैट डेस्टिनेशन डिवाइस इज एक्टिव, हैज एन एक्टिव सर्विस। यानी एक तो ये से हुआ कि वो डिवाइस ओपन है, वो कंप्यूटर ओपन है, फिर उस डिवाइस के ऊपर कोई एक्टिव सर्विस है, कोई प्रोसेस है जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूं, जो इस डेटा को असल में रिसीव करेगा, ये भी पता चल जाएगा। It informs the destination device that the source client intend to establish a communication session with you on a specific port number. So this is somewhat the benefits of 3-way handshake. फिर उसके बाद आ जाता है, अब ये हमने कल पढ़े थे कि मुख्तलिफ 6 फ्लैग्स हैं, ये जो मैंने कंट्रोल बिट्स में आपको क्लियर कराया था, जिसको मैंने फ्लैग का नाम दिया था, और मैंने एक्सप्लेन किया कि अर्जेंट फ्लैग का क्या मतलब है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का, पुश का, रीसेट का, सिंक का, फिन का, हमने तमाम फ्लैग्स को कल स्टडी किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी, फिर भी ना आई हो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसके बाद जैसे कि मैं बार बार कहता होता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो ये नेटअकैड है, ये सिर्फ ई बुक नहीं है, ये आपका मल्टीमीडिया बुक है, क्योंकि ये आपको वीडियोस प्रोवाइड करता है। और जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया 3-वे हैंडशेक और 4-वे टर्मिनेशन प्रोसेस, वो अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात, अगर समझ आ गया फिर भी इस वीडियो को, चंद मिनट की वीडियो है, सुन लें, क्या नुकसान है। और अगर नहीं समझ आया फिर तो जरूर इसको सुने, उम्मीद करता हूं समझ आ जाएगी। और फिर भी ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप तो मौजूद है, आप लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप को इस्तेमाल ही नहीं करते, विच इज बैड। सो मैं कोशिश भी करता हूं कि जी मुझे कोई जवाब देगा, मेरे साथ तो कोई थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करेगा, एक्टिव होगा, एक्टिव तो हो ना थोड़ा सा, ठीक है।
तो मैं आपने उम्मीद करता हूं कि जब मैं क्वेश्चन कोई भी डाला हूं आपके ग्रुप के ऊपर, तो आप चाहे गलत हो, नो वरीज, ये प्लेटफॉर्म है ही इस काम के लिए कि जो सही है वो भी अपनी अपनी कैपेबिलिटी शो करे, और जो गलत है वो भी बता दे, ताकि यहां तो कोई किसी को बुरा नहीं कह सकता। बुरा तो उस वक्त कहेगा कि अगर आप कल कोई इसकी इंटरव्यू में गलत जवाब दे दें, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैड। ठीक है जी। एनीहाउ, अब हमारा टॉपिक आता है विच इज अबाउट दी दो पॉइंट्स, एक है रिलायबिलिटी का और एक है फ्लो कंट्रोल का। रिलायबिलिटी से मुराद कि आप, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक तरफ मिसाल के तौर पे आपका कोई भी एक साइट है, उसमें एक ही कंप्यूटर लगा हुआ है C1, ये एक साइट है, मिसाल के तौर यूटी की साइट है, दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल सिस्को की साइट है, और आप दोनों एक क्लाउड के जरिए कनेक्टेड है, और यहां पे भी एक कंप्यूटर एक सर्वर अलर्ट करें। अब आपने जो कुछ भी आप इधर भेजना चाहते हैं या आपको ये कुछ भेजना चाहता है, तो मिसाल के तौर पे आप यहां से कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, फॉर एग्जांपल आप लिनक्स का काली का कर रहे हैं, या आप युबंटू का कर रहे हैं, या आप उसका साइबर ऑप्स वर्कस्टेशन का कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके लिए जरूरी है कि हर एक बिट जो यहां से चले वो आप तक पहुंचे, क्योंकि एक बिट भी आगे पीछे हो जाए तो दैट इज नॉट, दैट होल चंक ऑफ गीगाबाइट्स विल बी ऑफ नो यूज फॉर यू प्रॉब्ली। तो इसलिए स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग द टीसीपी, जिसे मैंने पहले भी बताया कि द टू इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी व्हिच इट प्रोवाइड्स टू यू इज नंबर 1 द reliability and number 2 is the flow control along with other functionality which we discussed yesterday as well. लेकिन ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपकी मशीन स्लो है तो ये बता दे डेस्टिनेशन सोर्स को, अपने सर्वर को कि जी मुझे थोड़ा स्लो भेजे, मैं नहीं इतनी प्रोसेस कर सक रहा, या मैं इतने आपको जवाब नहीं दे सकता, मेरी मेमोरी कम है, मेरा प्रोसेसर कम है, या मैं और किसी प्रोसेसेस में बिजी हूं, स्लो डाउन। दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। सो लेट्स कंटिन्यू जी। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे, ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहां पे अबाउट दी रिलायबिलिटी से मुराद नंबर 1 गारंटी, जो एक ने भेजा वो दूसरे को मिलेगा ही मिलेगा, और नंबर 2 ये भी बात एप्लीकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्डर डिलीवरी हो। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप कल चाहते हैं कि आप ईव का सिमुलेशन टूल है जिसका जो लाइसेंस वर्जन है उसका साइज को तकरीबन 7 से 8 गीगाबाइट्स का है, कल अगर ये आप डाउनलोड करते हैं ईव से, तो जरूरी है कि जहां पहला बाइट पहले आए, दूसरा हो, फिर तीसरा हो, फिर चौथा हो, इसी तरह बढ़ते बढ़ते 7 या 8 गीगाबाइट्स कंप्लीट हो। ये नहीं हो सकता कि आप पहले 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 100 आ जाए, फिर 1 आ जाए, नहीं। This will be considered as unordered, which will be equivalent to a garbage. तो इसलिए ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, टीसीपी प्रोवाइड करता है, यूडीपी नहीं करता। एक तरफ गारंटी कि जो बाइट्स भी आपको, ये 7 बिलियन बाइट्स आपकी तरफ भेजे जाएंगे, सारे के सारे आपको मिलेंगे। दिस इज गारंटीड डिलीवरी। और ये भी आपको पता है कि आपका ये नेटवर्क है, कुछ बाइट्स, यहां तो बड़ा सिंपल बताया गया है, जस्ट 5 राउटर्स, इट माइट बी हैव 100 राउटर्स, मे बी 1000 राउटर्स। तो some might use this path, some might use this path, some might use this path, different paths. तो कोई लाजमी नहीं है कि यहां से जो पहला बाइट निकला है वो पहले यहां पे पहुंचेगा, या पहला सेगमेंट जो यहां से निकला है वो पहला यहां पहुंचेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट का नंबर अलर्ट करें 100, उसके बाद 100, उसके बाद अलर्ट करें उसका नंबर है 700, तो 700 यहां से तो यूं निकला, हो सकता है पहले ये पहुंचे, उसके बाद ये पहुंचे, और ये 3rd नंबर पे पहुंचे।
तो अगर ये यहाँ पे आपने यू उठा लिया कि 1 और फिर 700 और फिर 100, इट इज गार्बेज। मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? Yes, sir. नाइस। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे, कहने का मकसद ये है कि ये काम तो जो कैसे हमारे लिए पॉसिबल होगा, ये हमारे लिए नेटवर्क नहीं करता, ये हमारे लिए ये दोनों काम हमारे लिए नेटवर्क नहीं करता, बल्कि ये डिवाइस करती है, ये डेस्टिनेशन करती है। किस तरह? क्योंकि राउटर्स के ऊपर तो चौथी लेयर नहीं है, टीसीपी नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ फिजिकल लेयर है, नेटवर्क लेयर, फिजिकल डेटा लिंक लेयर है और फिर नेटवर्क लेयर है। यहाँ पे आपको इस नेटवर्क लेयर के बाद डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर मिल रही है। तो ये क्या करता है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट लेयर की बातें, यहाँ के ट्रांसपोर्ट लेयर की बातें ये समझता है। तो ये क्या करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोर्स ने डेटा जनरेट किया सेगमेंट 1 2 3 4 5 6। आसानी के लिए इसको एक कंटिन्यूस नंबर दे दिए गए, लाजमी नहीं कि अगर ये सीक्वेंस नंबर है तो इसमें 1 2 3 4 होना जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हर एक में एक बाइट नहीं हो सकती, किसी में 50 बाइट होगी, किसी में 100 बाइट होगी, किसी में 1000 बाइट होगी। एनीहाउ, अब आप देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन पे पहले 1 पहुंचा, फिर 2, खुशी की बात, लेकिन उसके बाद 6 पहुंच गया, फिर 5 पहुंच गया जहां 4 को पहुंचना था, फिर 4 पहुंचा और फिर 3 पहुंचा। तो ये ऑर्डर में नहीं है। हाँ, अगर इनमें से कोई पैकेट यहाँ पे ड्रॉप हो जाता, कोई सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉप हो जाता, तो वो यहाँ पे शायद होता भी ना, जैसे में भी 5th नंबर ना होता, तो फिर मैं इन 1 2 3 की 1 2 की मिसाल के तौर पे अगर मुझे 5 नहीं मिला तो मैं अभी भी मुझे 1 2 और 6 मिला है, तो इसका मतलब मुझे 3 नहीं मिला हुआ, तो मैं 1 और 2 की एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा। अभी बताऊंगा कि एक्नॉलेजमेंट मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है। तो अगर एक वन ऑफ द टाइप विच मोस्टली यूज इज कॉल्ड कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट में अगर मुझे मिसाल के तौर पे, कम्युलेटिव का मतलब है कि अगर 2 मुझे किसी ने बता दिया, यानी कि एक्नॉलेजमेंट में नंबर 3 आया, एक्नॉलेजमेंट में नंबर 3 आया, इसका मतलब यह है कि 1 2 मिल चुका है, 1 2 मिल चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 नहीं मिला, तो चाहे मैंने 1 2 3 4 5 6 भेज दिए, मैं दोबारा नंबर 3 एंड ऑनवर्ड भेजना शुरू कर दूंगा। तो यूं इसको 1 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ पे 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा और अगले भी मिल जाएंगे। तो इस तरह मुझे गारंटीड डिलीवरी हो जाएगी। और अगर मुझे मेरे बफर में आगे पीछे आ गए डेस्टिनेशन के, तो फिर क्या करूंगा मैं, उनको देखें, आपने देखा कि टीसीपी उनको रीऑर्डर कर लेगा, उनको 1 2 3 4 5 6 बनाएगा। जब ये बन जाएगा तो फिर ये पार्ट एप्लीकेशन लेयर को दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? अलीशा, अनम, रिजा, सारा। सर प्लीज रिपीट कर दें, वो आवाज कट रही थी। जी, दोबारा से सुन लें। एक तो मैंने कहा कि 2 आइटम्स है ना, एक तो हम पहले ही देखना चाहते हैं गारंटीड डिलीवरी, एक तो हम देखना चाहते हैं गारंटीड डिलीवरी, और नंबर 2 हम देखना चाहते हैं अबाउट द ऑर्डर डिलीवरी को। ये 2 हमारे टॉपिक्स हैं, एक ये, या टॉपिक्स कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, ये 2 बातें हमारी। किस तरह ये 2 बातें कब पूरी होंगी? सबसे पहले तो ये गारंटीड का मतलब ये है कि आपको पता है कि गारंटी होती है एक्नॉलेजमेंट से। जैसे देखें ना, अभी मैंने आपसे पूछा कि समझ आई, आपने कहा रिपीट कर दी, इसका मतलब आपने मुझे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दी है। और अगर आप कहते हैं यस, इसका मतलब कि आपने मुझे पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट दी है कि जी हाँ, इसके पीछे जो कुछ भी हमें पढ़ाया गया हमें समझ आ गई है, हमें समझ आ गई है। सो यूं
हम ये बात कर सकते हैं कि अगर मुझे यू मिलता, मिसाल तौर पे 1 2 मैंने 1 2 3 4 5 6 भेजे, लेकिन मुझे 1 2 मिल गए, उसके बाद 3 नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं भेज दूंगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 3, मैं भेज दूंगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 3। एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, तो अगर 1 2 जो है मुझे 3 नहीं मिला, तो मैं 3 की एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा। इसका मतलब मैं उसे कहूंगा कि मुझे इसका मतलब ये कि मुझे 1 2 मिल चुका है, मुझे 3 एंड ऑनवर्ड भेजो। मैं दोबारा सोर्स जो है वो 3 4 5 6 भेज देगा। इसको कहते हैं कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिससे गारंटी हुआ कि अगर रास्ते में मेरा कहीं पैकेट सेगमेंट नंबर 3 4 डाउन भी हो गया, ड्रॉप भी हो गया, जी देयर इज समथिंग इन द चैट। सर आवाज नहीं आ रही अलीशा। सर आपकी आवाज कट हो रही है सर। अच्छा, चेक करता हूँ कि मेरे पास इंटरनेट इस पे है भी कि नहीं, क्योंकि अभी हमारी लाइट बदकिस्मती से 22 मिनट डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं चेक करता हूँ क्या मैंने इस बार वो तो नहीं किया, लेकिन चेक करने में हर्ज नहीं है वेदर इट वर्क्स आउट। लेकिन एनीहाउ अब आवाज आ रही है आपको अलीशा? सर आती है, फिर बिल्कुल बीच में जाके वो गायब हो जाती है थोड़ी सी टाइम के लिए, और फिर आती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा चले, मैं दोबारा इसका कट। दोनों काम ऐसे भी हमारे लास्ट अराउंड 15 मिनट्स हैं। मैं मोबाइल डेटा को भी ऑन कर लेता हूं, ताकि अगर हमें जरूरत हो तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकें। एंड इन द मीन टाइम आई होप कि आपको मेरी इस वक्त कम से कम आवाज आ रही है, विच इज प्रॉब्ली नाइस देन। क्योंकि मैं इतने टाइम में साथ इसको भी ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लाइट चली गई है, मुझे नहीं पता कि ये लाइट को ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे। एनीहाउ चलिए, ये तो कम से कम सीम्स लाइक कि ऑन हो गया है, तो हमें मसला नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर जहां भी मेरी आवाज कटे तो मुझे बताइएगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर मुझे ये गारंटीड डिलीवरी टीसीपी दे रहा, ओके, तो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो टॉपिक था वो था रिलायबिलिटी पे ना। हम ये देखना चाहते हैं कि रिलायबिलिटी में जो दो बातें हैं, दैट इज दी नंबर 1 इज द गारंटीड डिलीवरी एंड नंबर 2 द ऑर्डर डिलीवरी। ये दो चीजें हम देखना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने पहला जो ऑप्शन रखा, जिसको हमने गारंटीड डिलीवरी का नाम दिया, इस गारंटीड डिलीवरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, इसका गारंटीड डिलीवरी का, कि अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसने तो 6 सेगमेंट भेज दिए, 1 2 3 4 5 6 भेज दिए डेस्टिनेशन की तरह, लेकिन किसी भी वजह से सेगमेंट नंबर 3 लेट करें यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब इसको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। जब 3 नहीं मिला तो ये जगह खाली है। इसमें दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन ये है कि ये अगले ले गई नहीं जब तक इसको 3 नहीं मिलता। तो इस केस में ये क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा 3 नंबर की। इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब 3 का ये है कि मुझे 1 2 मिल गया है, इसके आगे नहीं मिले, तो सोर्स दोबारा से 3 से ऑनवर्ड 3 4 5 6 दोबारा से भेजेगा। अब इसको उम्मीद करते हैं कि 3 मिल जाएगा, ये आ गया इसके पास। आपका क्वेश्चन ये बनता है और वैलिड बनता है कि हो सकता है कि जो इसको 3 मिले, तो अब इसमें 4 नेटवर्क में 2 हैं, एक पहले भी भेजा गया हुआ है 1 2 3 4 के, ये 4 पहले भी भेजा गया है और दोबारा भी भेज दिया गया है। जो पहले पहुंचेगा उसको ये रिसीव कर लेगा, और जो बाद में पहुंचेगा 4, ये समझ जाएगा कि डुप्लीकेशन है, उसको डिलीट, उसको छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा। यूं तमाम के तमाम 6, जो इसके एग्जाम्पल में 6 हैं, तमाम के तमाम 6 सेगमेंट जो हैं
वो ये रिसीव कर लेगा यू, क्योंकि तमाम रिसीव हो गए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज नाउ गारंटीड डिलीवरी। दिस इज नाउ दी गारंटीड डिलीवरी। इसके मुकाबले में ऑर्डर डिलीवरी का मतलब ये है, अगर आपका टीसीपी प्रोटोकॉल ऐसा है कि वो कहता है नहीं जो मिलता जाए बफर में डालते जाओ, तो देखें जैसा इसने अभी बताया कि 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। अब अगर ये केसेस है तो ये क्या करेगा, ये उनको रीऑर्डर करेगा। ये पहले यहां से 1 उठाएगा, फिर 2 उठाएगा, 2 के बाद 3, तो 3 इसको आखिर में नजर आ रहा है, ये 3 को उठा के यहाँ लाया, फिर उसके बाद 4 को लेकर आया, फिर 5 को लेकर आया और फिर 6 को लेकर आया। जब इसको ऑर्डर हो गया तो फिर इसने ये ऑर्डर्ड चीज जो है एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर दी, तो यू गॉट दी ऑर्डर्ड डिलीवरी। लेकिन आपको समझ आ रही है कि इसके पीछे सीक्वेंस नंबर कार फर्मा है, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर कार फर्मा है। अगर ये ना होते तो डेफिनेटली हम ये गारंटी रिलायबिलिटी हासिल ना कर सकते। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो सोर्स ए और डेस्टिनेशन बी के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। इसमें इसने तो भेजा 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। अगर इसको अगर आप यहां पे देखें तो 3 रास्ते में कहीं गिर गया, 3 रास्ते में कहीं गिर गया तो क्या होगा, ये देखें इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 जिसे मैंने एक्सप्लेन किया भेज दिया। इसका मतलब है कि मुझे 1 2 मिला है, अगले आप भेजो ना भेजो मुझे नहीं मिल रहे, मैं नहीं ले रहा, मुझे 3 नहीं मिला, बस सिंपल ये मेरा लड़ाई ये। इसने समझ लिया, इसने दोबारा देखें 3 4 5 6 7 8 9 10 भेज दी। अब इसको क्योंकि इसके साथ 3 4 चीज मिसिंग थे, इसने 3 4 ले लिए और इसके अलावा इसको 5 6 7 8 9 10 में पहले से मिल चुके थे। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पहले मिल चुके थे, इसलिए जो डुप्लीकेट सेगमेंट आया इसने उसको इग्नोर कर दिया। और 10 की एक्नॉलेजमेंट क्योंकि अब तमाम 1 से लेकर 10 तक मिल चुके हैं, इसने 11 की एक्नॉलेजमेंट भेजी। तो यू इस अमल को कहते हैं रीट्रांसमिशन। जो ना पहुंचे आपको, आप सोर्स को कह के दोबारा मंगवा लें, इस अमल को कहते हैं रीट्रांसमिशन, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ द रिलायबिलिटी। यानी कि अगर आपका डेटा लॉस किसी भी वजह से हो जाता है तो डजंट मैटर, दोबारा मंगवा लो। कैसे दोबारा मंगवा लो, एक्नॉलेजमेंट भेज के, जिस जो मिल गया है उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दो, सोर्स समझ जाएगा कि जिससे अगले नहीं मिले तो दोबारा आपको सारे भेज देगा। एंड इन दिस वे आपका जो लॉस है वो खत्म हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्यों नहीं इसने सिर्फ 3 और 4 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, कि जी मुझे 3 4 नहीं मिला, बाकी मिले हुए हैं, आगे भी मिले हुए हैं, तो ये सिर्फ इसको 3 4 भेज देता। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम याद रखें कि हर एक टेक्नोलॉजी में इंक्लूडिंग द नेटवर्किंग वो सोल्यूशन अच्छा समझा जाता है जो सिंपल हो। जो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे एक्सपेक्टेड ये हो कि उससे परफॉर्मेंस बेहतर आएगी, नहीं अडॉप्ट किया जाता। जिसे आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता कि मुझे 1 2 के बाद 5 6 7 8 10 रखना पड़ता, और मुझे सोर्स को जब मैं कहता कि मुझे 3 4 भेजो और फिर 11वां भेजो, तो उसको तकलीफ होती, उसको मसला होता कि अच्छा मुझे 3 देना है, मुझे अब 4 देना है, 4 के बाद लटके मुझे अब 8 देना है, 8 के बाद अब मुझे 11 देना है। उसके लिए एक टेंशन बनती, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती। इसलिए बेहतर नहीं है कि बस कहो जी 3 से ऑनवर्ड भेज दो, क्योंकि उसके पास तो बफर में पड़े हैं, टक करके वो भेज देगा, उसकी लाइफ सिंपल रहेगी, उसको जंप्स नहीं लगानी पड़ती। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नाउ। इज इट नाइस? इसके बाद देखिए ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि अब ये जैसे मैंने कहा कि एक्नॉलेजमेंट जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक है कम्युलेटिव, एक है सेलेक्टिव, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव 4 किस्म की एक्नॉलेजमेंट है। कम्युलेटिव तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि जहां तक आपको मिल गया है, मिसाल तौर पे आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, और उसके बाद लेट करें कि आपको 7 मिला है, बस समझ जाओ कि 5 6 नहीं है, 5 की सिर्फ एक्नॉलेजमेंट वापस भेज दो, 5 की एक्नॉलेजमेंट भेज दो, जिसका मतलब है कि 4 तक मुझे मिले, आगे मुझे नहीं है, तो बस वो आपसे 5 से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा।
5 भेजेगा, 6 भेजेगा, 7 भेजेगा, 8 भेजेगा एंड सो ऑन। जो आपके पास पहले से हैं उनको इग्नोर कर दें डुप्लीकेट समझ के, और जो नहीं थे उसको ले लो, आपकी जिंदगी आसान। एंड मोस्टली इट इज यूज्ड कम्युलेटिव वन। इसके मुकाबले में लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके मुकाबले में सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जो जो आपको मिले, जैसे अभी था 1 2 3 मिला, 4 मिला तो 1 की एक्नॉलेजमेंट भेजो, 2 की भेजो, 3 की भेजो, 4 की भेजो, 5 6 नहीं मिला ना भेजो, 7 की भेजो, तो लाजमी तौर पर उसको पता चल जाएगा कि 5 और 6 नहीं मिला। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन इसका नुकसान ये है कि आपकी जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, एक्नॉलेजमेंट तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, ये बहुत बढ़ जाएगी। हर एक सीक्वेंस, हर एक सेगमेंट के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ेगी। यहाँ तो आप मिसाल के तौर पे इसने 50 सेगमेंट्स भेजे, 50 में से 40 तक मिल गए, आपने सिर्फ 41 भेज के इन 40 का एक ही दफा मामला क्लियर कर दिया। दैट सीम्स गुड। ओके, तो सेलेक्टिव भी आपको समझा दिया। पॉजिटिव भी कुछ इसी तरह का है कि आप जो जो मिलता जाए उसका बताएं, जो ना मिले उस पर खामोशी इख्तियार कर लें, तो उसको पता चल जाएगा कि जी ये नहीं मिला। और नेगेटिव का मतलब ये है कि सिर्फ जो मिले उस पर खामोशी कर लो, और जो ना मिले उस पर अपना गम गुस्सा का इजहार कर दो। तो इसको कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी कहा था कि 4 5 नहीं मिला, आप 4 5 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दो। इसका मतलब है कि मुझे 1 से 4, इसका मतलब है कि अगर आप 5 और 6 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि 1 to 4 मिल चुका है। जब मैं 5 6 भेजूंगा तो उसके बाद लटकर उससे पहले 7 8 9 भी आ चुका है, वो 10 नहीं आया, वो 10 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दो। तो यू कैन, योर प्रोटोकॉल कैन चूज एनी वन ऑफ देम। जैसे यहाँ पे इसने बताया है सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, सैक। इसने कहा कि जी एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 और इसके बाद सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट इस्तेमाल कर रहा है कि 5 से 10 भी मुझे मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि 4 3, इसका मतलब है कि 3 एक्नॉलेजमेंट 3 की आई है, इसका मतलब 1 2 मिला हुआ है, 3 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 5 की सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट उसने भेज दी, 5 to 10। इसका मतलब मुझे सिर्फ 3 4 भेजना है, लेकिन इसने 3 4 भेजा, क्योंकि सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट 10 की है। इसका मतलब फिर 11 से मुझे स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो डिपेंड्स किस तरह की एक्नॉलेजमेंट आप इस्तेमाल करते। डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? बात समझ में आ Yes, रही है? sir. नाइस, Yes, sir. वेरी नाइस। उसके बाद फ्लो कंट्रोल पे हम आते हैं, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो टीसीपी इंप्लीमेंट करता है, जिसका काम क्या है, जैसे मैंने कल भी बताया कि अगर ये आपके घर के बाहर पाइप लगा हुआ है, पानी का पाइप है, चलें जूम कर लें, यहां से आपको कनेक्शन मिल गया और आपने यहाँ पे अपना टैप लगा लिया, वाटर टैप लगा दिया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने इस टैप के ऊपर कंट्रोल है कि अगर आप चाहें तो ज्यादा पानी बाहर निकाल लें या थोड़ा थोड़ा करके निकालें। दिस इज, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर। इसी तरह आपके अगर, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर खवातीन क्लास में मौजूद हैं, तो अगर आप कहीं चाय बनाते हैं या कुछ भी चीज बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप चूल्हे को तेज या आहिस्ता कर लेते हैं। दिस इज अगेन, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस टू दी बर्नर। तो इसी तरह आप अपने फैन को तेज या आहिस्ता कर लेते हैं। अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द फैन। इसी तरह सोर्स और डेस्टिनेशन, चाहे वो पेयर्स हैं, कुछ भी है, क्लाइंट सर्वर है, व्हाटएवर, दे अगर इफ दे आर यूजिंग द टीसीपी, दे कैन कंट्रोल द फ्लो। यहां पे गैस नहीं है, वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहां पे द फ्लो ऑफ डेटा है। एंड दैट हमने कल पढ़ा था, एक 16 बिट का विंडो, जहां पे हम ये विंडो साइज, जैसे मिसाल के तौर पे हमने जब हैंडशेक किया, 3 वे हैंडशेक, अभी मैंने आज ही एक्सप्लेन किया है 3 वे हैंडशेक। इसके दौरान ये डिसाइड हुआ कि विंडो साइज है 10,000। इसका मतलब है कि 10,000 बाइट्स तक, इसका ये मतलब नहीं कि इकट्ठे 10,000 बाइट भेजो। कोई भी टेक्नोलॉजी लेयर 2 पे 10,000 बाइट्स नहीं मानती। तो आपकी जो लोअर लेयर होती है, मिसाल के तौर पे अगर वो ईथरनेट है, तो माइट बी योर मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज 14 and 60। इसका मतलब है कि 1460 1460 बाइट्स तक
कि आप मुझे भेजते रहो और इतने तक कम से कम आप भेज सकते हो, 10,000 बाइट तक जाओ। तो अगर मैं आपको एक्नॉलेजमेंट ना भी भेजूं तो आप मुझे भेजते जाओ। हाँ, अगर आप भेजते जाओ और मुझे 10,000 तक का पहुंच जाओ और मैं आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा, इसका मतलब रुक जाओ। इसका मतलब कि आप अपना डेटा भेजना फ्लो को कंट्रोल कर रहा हूं मैं, उसको मतलब स्लो डाउन हो। जैसे देखे ना, आपने देखा होगा क्लास में भी आप यही करते हैं कि अगर आपने किसी टीचर को रोकना होता है तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। वो एक स्लाइड भी पूरे 3 घंटे में नहीं पढ़ा सकता। तो वहां भी आप उसकी फ्लो को अगर चाहें, पॉजिटिवली चाहें, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर भी वो यही आपको बता रहा है कि सेगमेंट नंबर 1 में 1460 बाइट्स आए। ठीक है, आपके पास आ गए, रिसीव हो गए। अब आपको एक्नॉलेजमेंट भेजने का बर्डन नहीं है कम से कम, क्योंकि आपका विंडो साइज पूरा नहीं हुआ। लाजमी नहीं कि मैं विंडो साइज तक इंतजार करूं। ये भी हो सकता है कि मैं पहला ही रिसीव करूं, मैं फारग हूं, मैं एक्नॉलेजमेंट भेज दूं, तो मुझे अगले 10,000 के लिए मैं फिर मेरी एग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। जैसे इसने आपने ध्यान देखा कि 2 भेजे गए, जो कि टोटल ऑफ, लाजमी नहीं कि ये फिक्स 1460 हो। एमएसएस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मैक्सिमम सेगमेंट साइज का अप टू दिस है। यहाँ पे अज्यूम किया गया कि चलें दोनों ही सेगमेंट 1460 के भेजे गए, इसका मतलब 2920 सेगमेंट्स बाइट्स पहुंच गए। आपने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी। एक्नॉलेजमेंट भेजने से दोबारा से आपका विंडो साइज काउंटर 0 हो गया। अब आप दोबारा भेज सकते हैं। फिर आपकी मर्जी, एक ही रिसीव हुआ, आपने दोबारा से उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दी और अगले 10 के लिए, 10,000 के लिए फिर आपका काउंटर 0 हो गया। लेकिन अगर मैं ये एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता और ये 10,000 पूरा हो जाता है, तो इसमें दौरान 2 काम हो सकते हैं। ये नहीं है लाजमी कि 10,000 एक दफा अगर हमने एग्री कर लिया ड्यूरिंग दी इनिशियल 3 वे हैंडशेक तो बस ये रहेगा। नहीं, अगर नेटवर्क में कंजेशन आ गई है या ये डिवाइस उस वक्त का बिजी हो गई है, ठीक है, ये 10,000 को कम करके 5,000 पे कह देगा, 5,000 कर लो जी, अब 1,000 कर लो जी। अब दोबारा ये भी अपने बेहतर हो गई है, ये दोबारा उसको इंक्रीज करवा लेगा। तो ये इस विंडो साइज को कम और ज्यादा करके फ्लो को कंट्रोल कर सकता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। बात समझ आ रही? Yes, sir. नाइस। सो मैंने पहले एक्सप्लेन किया मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैक्सिमम सेगमेंट साइज एमएसएस क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? मैक्सिमम सेगमेंट साइज ये होता है कि आपकी एलएलसी लेयर जो है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, उसको पता होता है कि मेरे मैक में कौन सा वो है और वो ज्यादा से ज्यादा कितने ले जा सकती है। मिसाल के तौर पे 1500 बाइट्स ले जा सकती है। इसको पता है कि आईपी ने 20 बाइट्स अपने ऐड करने हैं। अगर वो IPv4 है, IP6 है तो 40 बाइट्स ऐड करने हैं। तो इसको बता देता है कि तुम तो कोई भी साइज ले सकते हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 1500 से ज्यादा नहीं दे सकती। तो ये वैल्यू जो एलएलसी को प्रोपेगेट करती है, इसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? सो इन दिस वे लेडीज एंड जेंटलमैन, एक आइटम और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड द कंजेशन अवॉइडेंस। कंजेशन अवॉइडेंस, कंजेशन कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये, चलो यहां इसको रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास वाले वेट कर रहे होंगे। मुझे याद करवाना है कि कल स्लाइड नंबर 50 से रीस्टार्ट करना है और कल इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा और अगले चैप्टर इजी और फास्ट है। तो नेक्स्ट वीक से हमारी स्पीड बेहतर हो जाएगी, तेज हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम ऑन, अगर नहीं है तो आई स्टॉप द सेशन। Thank you, sir. Thank you very much. Allah Hafiz.